आज तुम्हारे प्रेमी विराट का फोन आया था। पवन ने घर में घुसते ही रमा से कहा। सन्न रह गई रमा। क्या कहे कुछ समझ नहीं पाई। अपना बैकपैक सेंटर टेबल पर रखकर पवन बोला, वह चाहता है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, ताकि वह तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रुशी रुशी रह सके। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए पवन रमा को देखता रहा। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब उसे मेरे साथ रहने का मौका मिला था, तब तो वह भाग खड़ा हुआ था। अब यह संभव नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, रमा ने कहा। देख लो, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पवन ने कहा। कैसी बातें करते हो, एक सिरफिरे की बात को इतना गंभीरतापूर्वक ले रहे हो, रमा ने आवेश में कहा। सिरफिरा तुम्हारा प्रेमी ही तो है, कैसे उसकी बातों को गंभीरता से न लूं, पवन ने कहा। रमा भी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आई थी। इस बीच रमा चाय बना चुकी थी। उसने चाय और स्नैक्स लाकर टेबल पर रख दिया। पवन भी हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर ड्राइंग रूम में आ गया। हमेशा की तरह टीवी ऑन कर समाचार देखने लगा। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था और यह स्वाभाविक भी था। रमा रसोई में आ गई। शाम का खाना प्रायः वही बनाया करती थी। पवन कभी कभार सहायता कर दिया करता था। सुबह बाई आ जाती थी। रमा रसोई में काम करते हुए बीते दिनों के ढ्याल में खो गई। विराट और वह एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और संयोग से एक ही कंपनी में उन्हें काम भी मिला था। साथ साथ काम करते हुए न जाने कब वे सहपाठी से अच्छे दोस्त बन गए, फिर सहकर्मी और उसके बाद प्रेमी। दोनों एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। दोनों ने निर्णय ले लिया था जीवन भर साथ निभाने का। इधर रमा के माता पिता उसके लिए लड़का देखने लगे थे। रमा मौके की नज़ाकत समझ रही थी। कहीं उसकी शादी तय कर दी गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उसने पहले ही अपनी मां सुभद्रा के जरिए पिता राजेंद्र कुमार को खबर दे दी कि वह विराट से शादी करना चाहती है। विराट के बारे में जानकारी लेने पर उसके पिता इस शादी के विरुद्ध हो गए। एक तो उनकी नज़र में लड़की का भुज शादी के लिए लड़का चुनना अपने आप में गलत था और लड़का दूसरी जाति का भी था। वे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। रमा को विश्वास था कि यदि विराट प्रस्ताव रखेगा तो उसके पिता मान जाएंगे। अतः उसने विराट को अपने पिता से बात करने के लिए कह दिया। विराट ने एक दिन उसके पिता के मोबाइल पर कॉल किया। अनजान नंबर देखकर यह सोचते हुए कि न जाने कौन होगा, उन्होंने फोन उठाया। रमा को मालूम था कि विराट उसके पिता को फोन करने वाला है। उसका पूरा ध्यान पिता के फोन पर था। हेलो, राजेंद्र जी ने कहा। नमस्ते अंकल, मैं विराट बोल रहा हूँ, विराट ने नम्रतापूर्वक कहा। कौन विराट? राजेंद्र जी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि विराट कौन है। रमा ने बताया था। जी, मैं रमा के ऑफिस में काम करता हूँ। मेरी रमा के साथ बहुत अच्छी मित्रता है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, विराट ने कहा। देखो बेटा, तुम लोग शादी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इसके बाद मेरा रमा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, राजेंद्र जी ने बेरुखी से कहा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? विराट ने आश्चर्य से कहा। जैसे भी बातें कर रहा हूँ, मेरी निगाह में जो सही है वही कर रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम दोनों की शादी से। दोनों बालिग हो, अपना निर्णय ले सकते हो। मैं भी बालिग ही हूँ और स्वतंत्र निर्णय ले सकता हूँ कि किससे संपर्क रखना है किससे नहीं, राजेंद्र जी ने सख्त लहजे में कहा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से आप अपनी बेटी से रिश्ता खत्म कर लें। थैंक यू अंकल, कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था विराट ने।
रमा समझ गई थी कि उसके पिता ने बेरुखी से विराट के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। गुस्से में ही सही एक उचित बात की थी उन्होंने कि दोनों बालिग हो, अपना निर्णय ले सकते हो, और रमा ने निर्णय ले लिया था। अगले दिन उसने विराट से कहा, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें तुम्हारे पिता के साथ संबंध विच्छेद करना पड़े, विराट ने कहा था। रमा ने विराट को समझाने की कोशिश की, घरवाले प्रारंभ में विरोध करते ही हैं, कुछ वर्ष के बाद वे हमें अपना लेंगे। जब तक तुम्हारे पिताजी राजी नहीं होंगे, मैं यह शादी नहीं करूंगा, विराट ने स्पष्ट कर दिया था। क्या करती रमा? चुप लगा गई। कुछ दिनों के बाद रमा का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। उसे अच्छा लगा, क्योंकि अब उसे रोज विराट के सामने नहीं आना पड़ता था। विराट ने अपने सिद्धांत के आगे प्यार को छोटा जो कर दिया था। इस बीच घरवालों ने उसकी इच्छा पूछी। रमा ने कहा, मेरी मर्जी से शादी तो होने वाली नहीं, अब आप लोग जो समझो करो। फिर शादी के लिए लड़के की तलाश हुई और एक अच्छा सा लड़का मिल भी गया। शादी तय कर दी गई, सगाई हो गई। इस बीच विराट को न जाने क्या हुआ, उसने रमा के मोबाइल पर कॉल किया। रमा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, हम कोर्ट मैरिज कर लें। जब कोर्ट मैरिज करना था तब तो तुम बड़े आदर्शवादी बन गए थे, अब यह संभव नहीं है। मेरी सगाई हो गई है और शादी का दिन भी निश्चित हो गया है। अगले सप्ताह ही मेरी शादी है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, रमा ने दुखी पर सख्त लहजे में कहा। सगाई ही तो हुई है, शादी भी टूट जाती है, सगाई क्या चीज है, विराट बोला। मैं उस निर्दोष व्यक्ति को क्यों बदनाम करूं, जिसका कोई कसूर नहीं है। यदि अब मैं सगाई तोड़ दूंगी तो उसकी कितनी बदनामी होगी। अब तुम इन बातों को भूल जाओ। मैं भी भूल गई हूँ, रमा ने दृढ़ता से कहा। कैसे भूल सकता हूँ रमा, कितने हसीन पल बिताए हैं हम दोनों ने। सारे हसीन पलों को तुमने दुःस्वप्न बना दिया एक सिद्धांतवादी निर्णय लेकर, और अब उस निर्णय पर भी अडिग नहीं रह सकते। अब कुछ नहीं हो सकता, रमा ने कहा और फोन काट दिया। विराट बार बार फोन करता रहा, पर रमा ने फोन नहीं उठाया। रमा यही सोच रही थी कि विराट स्थिति को समझकर शांत हो जाएगा, पर जब पवन ने शादी से एक दिन पहले उसे फोन कर पूछा कि क्या वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो वह चौंक गई। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? रमा ने पूछा। मेरे पास विराट नाम के लड़के का फोन आया था। उसने बताया कि वह तुमसे शादी करना चाहता है और तुम भी उससे शादी करना चाहती थी। घरवालों के दबाव में तुम मुझसे शादी कर रही हो, पवन ने कहा। ऐसी नीचता पर उतर जाएगा विराट, रमा ने सोचा भी नहीं था। पर अभी तो पवन को जवाब देना था। हम एक दूसरे के साथ स्कूल से ही हैं, एक ही कंपनी में एक ही शहर में काम भी करते थे। वह मेरा अच्छा दोस्त भी था और प्रेमी भी, पर मेरे घरवाले उसके विजातीय होने के कारण उसके साथ मेरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। मैं तैयार थी, पर वह घरवालों की सहमति के बिना शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं घरवालों की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। अब वह मेरे लिए भूतकाल की बात है। हाँ, यदि यह जानकर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो आप स्वतंत्र हैं, रमा ने बगैर किसी लाग लपेट के स्थिति स्पष्ट कर दी। यह जानकर कि वह तुम्हारा प्रेमी था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही जानना चाहता हूँ कि तुम स्वेच्छा से मुझसे शादी कर रही हो या किसी दबाव में, पवन ने पूछा। विराट से मेरी शादी हो नहीं सकती, किसी से शादी तो करना है। मेरे घरवालों ने यह शादी तय की है और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, रमा ने कहा। जब तुम तैयार हो तो कोई विराट या कोई सम्राट क्या करेगा? उसे बकने दो, पवन ने कहा।
रमा को बड़ी राहत महसूस हुई। यदि पवन शादी के लिए इनकार कर देता तो उसके घरवालों के लिए बहुत ही अप्रिय स्थिति होती। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। आज 2 वर्ष बाद पवन को फिर से फोन कर विराट ने उनके शांत जीवन में खलबली मचा दी थी। विराट बीच बीच में इस तरह की हरकत कर दिया करता था। जब उसे निर्णय लेना था उस समय तो निर्णय लिया नहीं, और अब जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो ऊटपटांग हरकत कर रहा है। खाना बना लेने के बाद वह ड्राइंग रूम में आई और पवन से कहा, टीवी का वॉल्यूम कम करो, मुझे बात करनी है। उधर जाकर बात कर लो ना, पवन ने कहा। तुम्हारे सामने बात करनी है, कहकर रमा ने टीवी को म्यूट कर दिया। फिर उसने विराट को फोन मिलाया। विराट खुश होकर बोला, हेलो रमा, मुझे मालूम है कि तुम पागल हो चुके हो। आज तुमने फिर मेरे पति को फोन करके परेशान किया है। अंतिम चेतावनी है तुम्हें। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के बारे में पढ़ लो। अब अगर मुझे या मेरे पति को फोन करोगे तो इसी धारा में तुम्हारे खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराऊंगी। एक बार एफआईआर हो जाने पर कंपनी तुम्हारे साथ क्या करेगी तुम अच्छी तरह जानते हो। गुड बाय। रमा ने विराट के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना फोन काट दिया और पवन के बगल में जाकर बैठ गई। उसने टीवी को अनम्यूट कर दिया। पवन प्रशंसाभारी निगाहों से रमा को देखने लगा।